हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जैसा कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट और थोड़ा थोड़ा आर ओ यादव की भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आर ओ यादव की बात में थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा इतना एलिमेंट्री टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखिए, आता है, ये बिल्कुल आता है। और एक और बात बता दूं कि ये बेस तैयार करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जीएस का प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, 0.2 हिंदी का भी मैं वीडियो डाल दिया हूँ। तीन टॉपिक का, 3-4 टॉपिक और बच्चे हैं, उसको भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग जाके चैनल पर देख सकते हैं। अच्छा, जो भी ये सेशन है, मैं प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन हैं उनको टॉपिक से कनेक्ट करके, ठीक है, टॉपिक से कनेक्ट करके, और हर सब्जेक्ट का, चाहे वो ज्योग्राफी हो आपका, या हिस्ट्री हो, साइंस हो, सबको जो है, जो भी 5-6 सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स है, जो भी है, सबको जो मैं यहाँ पे टॉपिक जो है 5-5 क्वेश्चन करके रखा हूँ, ताकि आपका जो है टॉपिक भी कवर हो और साथ में जो है आपका एक तरह से प्रैक्टिस सेशन है कि जो जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वैसे भी कवर हो जाए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास में वैदिक सभ्यता पे एक टॉपिक हो चुका है पिछले वाले सेशन में, और इस टॉपिक में जो है इस बार में ये खत्म हो जाएगा। अगली बार में हम लोग बुद्धिज्म करेंगे। ठीक है, अब बताइए, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो वैदिक ऋचाएं हैं उनके मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? पद, सूत्र, मुख या संहिता? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि संहिता कहा जाता है वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो वैदिक ऋचाएं हैं वो प्रार्थनाओं, स्तुतियों, मंत्र तंत्र तथा यज्ञ संबंधी सूत्रों का संग्रह है। वैदिक ऋचाएं क्या है? प्रार्थना, स्तुति, मंत्र तंत्र तथा यज्ञ संबंधी सूत्रों का क्या है? संग्रह है। वेदों के संकलनकर्ता किसको माना गया है? महर्षि कृष्ण दयापन कौन है? उन्हीं को वेद व्यास कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो महर्षि कृष्ण दयापन है वही क्या है? वेद व्यास है। ठीक है, तो ये क्या है? वेदों के संकलनकर्ता हैं। वेदों को एक श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। श्रुति मतलब, देखिए, पहले क्या होते थे कि गुरु और शिष्य क्या करते थे, जब देखिए लिखने की उस समय जब टेक्निक नहीं आई थी, उसके बाद जो है पत्ते पर लिखने की टेक्निक आई। ठीक है, उससे पहले क्या था कि वेदों को कंठस्थ कराया जाता था। गुरु जी बैठ जाते थे पेड़ के नीचे, बच्चे जो है शिष्य नीचे बैठते थे, और गुरु जी को जो भी मंत्र याद था उसको जो है कंठस्थ याद करवाते थे नीचे के जो भी बच्चे बैठे होते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे? श्रुति के माध्यम से जो है उसको कंठस्थ करते थे। तो इसलिए जो है वेदों को श्रुति भी कहा गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जो है संकलित करने से पूर्व गुरु शिष्य परंपरा में इसे कंठस्थ कराए जाते थे, इसलिए इसको श्रुति कहा गया है। 2 पे आते हैं। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसने किया है? ठीक है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? किसमें? ठीक है, कठोपनिषद में, विष्णु पुराण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, या अथर्ववेद में? उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण में। राज्याभिषेक समारोह, राज्याभिषेक होता था। ठीक है, जब कोई राजा मर जाते थे उनके नीचे बच्चे का होता था। ये जब राजा जो है कहते थे कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं ये संभाल नहीं पाऊंगा, तो भी जो है उनके राजकुमार का राज्याभिषेक होता था। तो इसका जो है सबसे पहले विवरण कहाँ पे मिलता है, उसी की बात हो रही है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण क्या है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। क्या होता है? राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। हालांकि कायदे से प्रश्न संख्या 4 होना चाहिए, लेकिन मिसप्रिंट हो गया है। एक अधिक प्रश्न मिल जाएंगे वैदिक काल में, अच्छी बात है, एक अधिक पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1800 से 1500 ईसा पूर्व ये ऋग्वेद काल माना गया है। माना गया कि नहीं माना गया है? बता चुका हूं। 1800 से 1500 ईसा पूर्व की ऋग्वेद की 30 पांडुलियों को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में सम्मिलित किया गया है? ठीक था, जो 1800 से 1500 ईसा पूर्व की ऋग्वेद की 30 पांडुलियां हैं, किस वर्ष यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में सम्मिलित किया गया था? 2008 में, 5 में, 9 में और 7 में? तो उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2007 में सम्मिलित किया गया था। देखिए, जो भी ये सारे क्वेश्चन हैं, ये मत सोचिएगा कि बहुत
पुराने क्वेश्चन 2001 2002 ऐसे नहीं है, एकदम जो है लेटेस्ट है, 2017 के बाद वाले क्वेश्चन है। 2017 के बाद के सभी क्वेश्चन 2017, 18, 19, 20, 21, 22 तक के सभी प्रश्न हैं, ठीक है। तो इनके माध्यम से मैं चाह रहा हूं कि आपका जो है सारे टॉपिक क्या हो, कवर हो। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी, ठीक है। भारत में वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। हड़प्पा संस्कृति के बाद जो है आर्य आए और ये सभ्यता जो है कहाँ विकसित हुई है, सरस्वती नदी किनारे। ऋग्वेद में सबसे अधिक किसी नदी का जो है जिक्र है तो वो किसका है, सिंधु नदी का है। सिंधु नदी का जो है सबसे अधिक जिक्र है किसमें, ऋग्वेद में। लेकिन जो सरस्वती नदी है उसको क्या माना गया है, उसको जो है पवित्र माना गया है। जैसे आज के काल में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है हमारे धर्म, हिंदू धर्म में, इसी तरह से उस समय ऋग्वेद में जो है पवित्र किसको माना गया है, सरस्वती नदी को माना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे बता चुका हूं, अग्नि इंद्र सोम थे। पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में गुड़गांव शहर दिया गया। जो देखिए ये वेदों के हिसाब से है, ठीक है, वेदों के हिसाब से पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में गुड़गांव को दिया गया। अब इसका नाम जो है क्या हो गया है, गुरुग्राम हो गया है। क्या हो गया है, गुरुग्राम हो गया है। उस समय गुड़गांव ही था। ऋग्वेद में अरेनी को की देवी थी, ठीक है। ऋग्वेद में क्या थी, अरेनी जो है क्या थी, वन की देवी थी। किसकी थी, वन की देवी थी, ठीक है, वन की देवी थी। कौन, अरेनी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। यह कौन सी नदियां हैं? ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र, ठीक है, और दो नदियां हैं, उनके लिए उन्होंने क्या किया है, बीच संवाद में एक क्या है, भजन है। तो नदियां कौन सी हैं? रावी और चिनाव है, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी, ब्यास और सतलुज, गंगा और यमुना। तो उत्तर हो जाएगा सी इनकी, ब्यास और सतलुज जो है ये नदियां हैं जो इनके संवाद के में जो भजन के रूप में नदियां आई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप बनाया था? ठीक है, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप बनाया था? बताइए। एक हाथी, एक बराह, एक बाघ, एक सिंह। तो उत्तर हो जाएगा बी यानी कि एक बराह का जो है रूप बनाया था इन्होंने, भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए। पुराणों के अनुसार पृथ्वी उस समय डूब रही थी, ठीक है। देखिए विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं। विष्णु कितने अवतार माने गए हैं? 10 अवतार, जिन्हें 10 अवतार कहते हैं। विष्णु के कितने अवतार माने गए हैं? 10 अवतार। सभी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हैं, इस लहजे से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, कुछ भी नहीं मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सारे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो ये इनको जो है इनके 10 अवतार माने गए हैं। अच्छा, ये भी पूछा गया है कि कौन सा अवतार क्या है, ठीक है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था कि 5वां अवतार जो है भगवान का क्या है, तो वो है वामन। देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से पूछा गया है। पहला मत्स्य अवतार है, दूसरा कूर्म है, तीसरा वराह है, चौथा नरसिंह है, 5वां वामन है, 6वां परशुराम है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है और कल्कि है। 9वां जो है बुद्ध है, उसके बाद कल्कि है 10वां, ठीक है। अंतिम कल्कि है, 9वां बुद्ध है, पहला मत्स्य है। ये तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राम और कृष्ण का रूप विष्णु भगवान का, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा या इलाहाबाद? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए यानी कि चंपारण में जो है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ था। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था प्रथम सत्याग्रह? चंपारण 1917 में। चंपारण कहाँ पे है? चंपारण है आपके बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। नील के खेती से संबंधित ये सत्याग्रह था। राजकुमार शुक्ला जी जो है अपने निवेदन पे गांधी जी को वहाँ पे ले गए थे,
ठीक है, कि भैया चलिए यहाँ पे नील के खेती के नाम पे क्या हो रहा है, किसानों का अंग्रेज शोषण कर रहे हैं। राजकुमार शुक्ला जी इनको बिहार ले गए थे और ये जो है क्या रहा, सत्याग्रह बहुत ही बेहतरीन सफल रहा। ठीक है, इस आंदोलन से गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। भारतीय राजनीति में यहाँ से प्रवेश हुआ। आपको पिछले सेशन में बता चुका हूँ कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और गोपाल कृष्ण गोखले साहब उनके राजनीतिक गुरु थे, उनके कहने पर जो है ये इंडिया का भ्रमण किए 2 साल तक। उसके बाद जो है पहला सत्याग्रह जो है चंपारण वाला 1917 में किए हैं। यह भारत में उनका पहला सफल सत्याग्रह था। इसी सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। यानी कि जो 1917 का चंपारण का क्या हुआ था, जो आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह हुआ था, इसी के जो है सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर जो गुरुदेव के नाम से फेमस हैं, उनको जो है महात्मा की उपाधि दिए थे। किसको? गांधी जी को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। निम्न में से ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालक्रमानुसार लगाइए। यानी कि सबसे पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, इस तरह से आपको अनुसार लगाना है। नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, रॉबर्ट सत्याग्रह की जो है और साइमन कमीशन का भारत में आगमन। तो देखिए इसको देख लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा सी। अब मैं इसका डायरेक्ट जो है उत्तर बता दे रहा हूँ कौन कौन कब आया था। ठीक है, देखिए नील की खेती वाला सत्याग्रह भाई चंपारण सत्याग्रह, जिसके हम अभी लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोग 1917 में हुआ था। रॉबर्ट सत्याग्रह कब आया था? अप्रैल 1919 में। रॉबर्ट सत्याग्रह वही नो अपील नो दलील, सीधे जो है जेल में बंद कर दिया जाता था, जिसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचली को जो हुआ था, क्या हुआ था, गिरफ्तारी हुआ था। उसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, 1919 में ही हुआ था वो। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? फरवरी 1928 में। फरवरी 1928 में जो है साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। देखिए इस सेशन में 30 प्रश्न है। कितने प्रश्न हैं? 30 प्रश्न है। ठीक है, तो आपको धैर्य बना के बैठना है। चूंकि ये क्या है, प्रैक्टिस सेशन है, एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए जो है आप देखिए, और मेरी प्लानिंग है कि 30 प्रश्न, 35 प्रश्न, 40 प्रश्न डेली आपको दिए जाए, डेली डोज के रूप में, ताकि जो है कोई समस्या ना हो। चलिए 30 प्रश्न है ये। ठीक है, 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह किस मांग को लेकर था? 1918 की बात हो रही है। देखिए 1918 की बात हो रही है। गांधी जी गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत किया था। यह सत्याग्रह किस मांग को लेकर था? देखिए चंपारण के बाद जो है खेड़ा सत्याग्रह हुआ। यह सत्याग्रह किसके लिए था? राजस्व वसूली में छूट के लिए था, बेहतर गुणवत्ता वाले बीज के लिए था, सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए था, या स्वास्थ्य केंद्र के लिए था? जो खेड़ा सत्याग्रह था वह था राजस्व वसूली में छूट के लिए। किसके लिए था? राजस्व वसूली में छूट के लिए था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया? 1918 में मिल मजदूरों का इन्होंने नेतृत्व किया। कहाँ पे किया? मुंबई में, मद्रास में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। तो अहमदाबाद में जो है 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? मिल मजदूरों का नेतृत्व किया था। तो इस पॉइंट को थोड़ा हम लोग देखते हैं। देखिए 3 सत्याग्रह जो है जिन्होंने जल्दी जल्दी किया, तो इसको ट्रिक के रूप में याद कर लिए। चखे आम, चखे आम, च से क्या हो गया? चंपारण सत्याग्रह हो गया, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, उसके बाद ख से क्या हो गया? खे से जो है खेड़ा सत्याग्रह हो गया। और आ से क्या हो गया? अहमदाबाद। और आम क्यों चख रहे हैं गांधी जी? इसलिए चख रहे हैं कि तीनों सत्याग्रह जो है सुपर हिट हुए, यानी कि सफल हुए। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन का ट्रिक है, याद कर लीजिए। चखे आम यानी कि च से चंपारण, खे से खेड़ा, और से अहमदाबाद। ये जो है कन्फ्यूजन होता है कि कौन से जो है पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ था, तो ये जो है इसीलिए इसको ट्रिक से याद कर लीजिए। चंपारण वाला जो 1917 में हुआ था, और खेड़ा और अहमदाबाद जो है 1918 में हुआ था, लेकिन ये खेड़ा पहले हुआ था, अहमदाबाद वाला बाद में हुआ था। गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व जो है अध्यात्मवाद है। ठीक है,
जो गांधीवादी विचारधारा है उसका सार तत्व क्या है? अध्यात्मवाद है। उन्होंने समाज की आध्यात्मिक उत्थान की बात की। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का भाग्य उसके अपने हाथों में ही होता है। क्या कहा है गांधी जी ने? कि व्यक्ति का भाग्य उसके हाथों में होता है। उनका सर्वोदय एवं ग्रामदान की अवधारणा भी आध्यात्मिकता पर ही आधारित है। जो सर्वोदय बताए थे कल, सबका उदय, जाति विहीन, धर्म विहीन, वर्ग विहीन से अलग होकर सबका जो है एक साथ विकास हो। और ग्रामदान की अवधारणा जो है सब कुछ किस पर आधारित है? आध्यात्मिक जो है पर ही आधारित है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी, राम मनोहर लोहिया या सरोजिनी नायडू? तो उत्तर जाएगा भी, यानी कि दादा भाई नौरोजी जो है वह प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सदस्य के रूप में चुने गए। तो इसको देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी क्या कहते हैं? दादा भाई नौरोजी का दूसरा नाम क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी कहते हैं। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, यानी कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य कब चुने गए? दादा भाई नौरोजी जी 1892 में। आपसे बस एक अपील, सेशन जारी रहेगा, ठीक है? कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बस इतना करना है, कोई आपको जो है इससे नुकसान नहीं होने वाला है आर्थिक रूप से, ठीक है, या मानसिक रूप से। बस इतना करने में कुछ नहीं जाता है, सब कुछ यहाँ फ्री अवेलेबल है भाई। राज्य व्यवस्था में राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे हम लोग आज बात करेंगे। और ये जो है नीति निर्देशक तत्व वाला क्या है, ये अंतिम पड़ा होगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, अगले टॉपिक पे आ जाएंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को क्या करता है? निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 33 है, अनुच्छेद 27 है, अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 29 है। देखिए, तो ये क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में क्या है? इसको रट जाना है कि आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देना। ठीक है, ये भारतीय संविधान देता है राज्य को निर्देश कि आप जो है आजीविका के पर्याप्त साधनों को क्या करिए? सुनिश्चित कराइए देश के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंध है? ठीक है, 39A, अनुच्छेद 39A का समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? राज्य की सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, केंद्र सरकार या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। देखिए, हम लोग बात कर चुके हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। कहाँ तक है? 36 से लेके 51 तक है। चूंकि ये प्रश्न अभी नीति निर्देशक तक चल रहा था, इसलिए आपको आसान लग रहा होगा कि तो उसी टॉपिक से तो यही उत्तर होगा, ठीक है। लेकिन जब अलग अलग प्रश्न में जब ये मिक्स होकर आता है तो आप जो है वहाँ थोड़ा सा भौचक्के रह जाते हैं अगर नहीं पता है तो। देखिए, 39 में क्या है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता मतलब कि सबके लिए न्याय क्या है? बराबर है, पहली बात। दूसरी बात कि निःशुल्क कानूनी सहायता यानी कि अगर आपके पास वकील करने के लिए, प्राइवेट वकील करने के लिए पैसा नहीं है तो सरकार जो है आपको सरकारी वकील मुहैया कराएगी। किसमें? फ्री में। ये जो है भारतीय संविधान में दिया हुआ है। हालांकि हालत बहुत खराब है, ठीक है, लेकिन मैं जो संविधान में दिया है हम लोग उसकी बात करेंगे तो उसका उत्तर जाएगा बी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 39A को जोड़ा गया था। बस याद रखना है कि अनुच्छेद 39A को कब जोड़ा गया है? तो 1976 में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। कहाँ पर जोड़ा गया है? भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, भाग 4 में तो नीति निर्देशक सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13। सेम पैटर्न प्रश्न है लेकिन इसको भी देख लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? ठीक है,
उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी है। और ये बिल्कुल सत्य है, बिना जो है श्रमिक के उद्योग नहीं चलेगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार तो बता चुके हैं। 36 से 51 अनुच्छेद किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधित है, उसी के अंतर्गत ये आता है, तो उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही चीज लिखा हुआ है, भाग 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से लेकर 51 तक। 14 पे आते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने की अधिकार है। ठीक है, देखिए ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से सभी प्रश्न हैं, लेकिन आपके जो अनुच्छेद हैं उसको याद करना है कि अनुच्छेद 41 में क्या है, 39 में क्या है, 36 में क्या है, 35 में क्या है, 44 में क्या है, 54 में क्या है, 42 में क्या है, ये सब आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो इसको जो है आपको याद रखना है। कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने की अधिकार किससे संबंधित है? तो फिर वही बात, 41 किस में आएगा? 36 से लेकर 51 के बीच में आएगा, उत्तर आपका आएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक वस्तुओं की रक्षा करने के लिए राज्य का दायित्व प्रदान किया है? ठीक है, राज्य को दायित्व प्रदान किया है भारतीय संविधान ने कि आप स्मारकों की रक्षा करेंगे, स्थान की रक्षा करेंगे, जो भी कला है इस देश की उसकी रक्षा करेंगे, ऐतिहासिक वस्तुओं की रक्षा करेंगे। संविधान ने निर्देश दिया है, तो किस अनुच्छेद में यह है? 49 में है, 149 में है, 351 में है, अनुच्छेद 55 में है, 355 में, अनुच्छेद 49 में है। ठीक है, अनुच्छेद 49 में जो है ये है कि राज्य जो है यानी कि देश स्मारक की, स्थान की, कला की, ऐतिहासिक वस्तुओं की क्या करेगी? रक्षा करेगी। ये संविधान ने दायित्व दिया है। तो अनुच्छेद 149 में क्या है? 49 के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षा का कर्तव्य और शक्तियाँ, नियंत्रक महालेखा परीक्षा का कर्तव्य या और शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 351 में क्या है? हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए निर्देश दिया गया है, किसको? राज्य को, केंद्र सरकार को। अनुच्छेद 355 में क्या है? बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षण करने का कर्तव्य संघ को सौंपा गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। भूगोल से संबंधित प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, देखिए भारत, म्यांमार और चीन के बीच एक का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? ठीक है, मैं बता चुका था कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भारत और चीन के बीच में कौन सा सीमा है। ठीक है, आपको कल बात हुई थी। ऑप्शन रेड क्लिफ है, पाक स्टेट है, मैकमोहन है या ग्वेंड है, तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि मैकमोहन रेखा के बारे में बात हुई थी कल। और मैकमोहन रेखा जो है आप उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में ही है, चीन से भी मिलाप हो रहा है, उधर ही म्यांमार भी है, उधर भारत का भी क्षेत्र है, तीनों का क्षेत्र उधर ही है, तो इसलिए जो है मैकमोहन रेखा हो जाएगा। मैकमोहन रेखा पर ही दीफू दर्रा स्थित है। ठीक है, देखिए ये सब कॉमन सेंस के प्रश्न हैं, मैप के प्रश्न हैं, अगर थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा तो आप जो है वहाँ पे फंस सकते हैं। दीफू दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, इसके पूर्वी भाग में ये स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 17 पे आते हैं। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और किस देश के बीच एक प्रभावी सीमा है? LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और किस देश के बीच में ये सीमा है? ठीक है, देखिए भारत जो ऊपरी भाग है उसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है ये सीमा जो है क्या है? LAC है। ठीक है, ये वाला सीमा LAC है। इधर आकाशाई चीन है, इधर जो है अपना लद्दाख है। ठीक है, और इधर जो है POK है, मतलब कि इधर POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है, तो ये LAC कहाँ पे है, किसके बीच में है? भारत, पाकिस्तान के, चीन के, श्रीलंका के या भूटान के। तो इधर चीन है, इधर आकाशाई चीन है, तो उत्तर हो जाएगा यानी कि भारत और चीन के बीच में LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बीच अधिकृत क्षेत्र आकाशाई चीन से पृथक करता है। LAC जो किसको पृथक करता है? जो इंडिया का भाग है लद्दाख और आकाशाई चीन से को पृथक करता है। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए ये मैप का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? मैप का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तो ये सीमा साझा करते हैं। गुजरात तो करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र
नहीं करता है तो उत्तर क्या जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र सीमा साझा नहीं करता है पाकिस्तान से। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देख लीजिए, जो मिनिकॉय द्वीप था वो पहले मालदीव का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? मालदीव एक देश है, उसका हिस्सा था। नीचे वाले देखे होंगे आप, लक्षद्वीप के नीचे होगा है। लेकिन बाद में दिसंबर 1976 में भारत और मालदीव के बीच एक समुद्री सीमा संधि का समझौता हुआ, तो क्या हो गया, यह लक्षद्वीप का हिस्सा बन गया। लक्षद्वीप किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। तो अब जो है मिनिकॉय किसका हिस्सा बन गया? 1976 के बाद लक्षद्वीप का हिस्सा बन गया, यानी कि भारत का हिस्सा बन गया। पहले ये किसका हिस्सा था? पहले जो है मालदीव का हिस्सा था। तो एक समझौता 1976 में हुआ, उसके बाद जो है ये इंडिया यानी कि लक्षद्वीप का हिस्सा बन गया। 19 पे आते हैं, प्रश्न संख्या 19 पे, ठीक है। निम्न से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपना सीमा साझा नहीं करता है? मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड। देखिए मेघालय के साथ करता है, असम के साथ करता है, त्रिपुरा के साथ करता है, नागालैंड के साथ नहीं करता है, तो उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट तथा पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को मलबार तट कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ये है नीचे वाला पॉइंट, और ये है पश्चिमी तट, ये है पूर्वी तट। तो जो उत्तरी भाग है यानी कि ये उत्तरी भाग जो है, ये इसको क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं, ठीक है। और पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? मलाबार तट। ये मलाबार तट यहाँ पे है, यानी कि ये पोर्शन क्या है? मलाबार तट हो गया। पश्चिमी तट की बात हो रही है, ये नीचे पेनिनसुला बनाया हूँ मैं, ठीक है, नीचे इंडिया का नीचे वाला पेनिनसुला है। अब देखिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। अब मान लो मैं यहाँ पे जो है पूर्वी तट बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये इंडिया का निचला पार्ट है, ठीक है, ये है पूर्वी तट आपका। पूर्वी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट। ये उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट कहते हैं। और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है, आए हुए हैं, प्रश्न बना के आए हुए हैं। अच्छा, भारत के सुदूर पूर्वी बिंदु है वो क्या है? किबिथु है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। मैप को थोड़ा अपने दिमाग में लाइए। पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु है। पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती है, गुजरात में है गुहार मोती, अपने पूर्वी पश्चिमी भाग, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है। सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, निकोबार द्वीप में स्थित है इंदिरा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश के साथ अलग करता है? देखिए जो मन्नार की खाड़ी है वो भारत को अपने किस पड़ोसी देश के साथ अलग करता है? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव। देखिए ध्यान सुनिए, ये है इंडिया का निचला हिस्सा और यहाँ है आपका ये श्रीलंका, ठीक है। ये है पाक जल संधि और यहाँ है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी जो है किसको अलग कर रही है? ये अपना भारत है, और ये कौन सा देश है? ये है श्रीलंका, ठीक है। ये कौन है? श्रीलंका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका को जो है अलग करती है। पाक जल संधि भी आप लोग देख चुके हैं। पाक जल संधि यह एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जिब्राल्टर की संधि जो है जल संधि किसको अलग करती है? मोरक्को और स्पेन के बीच में है, ठीक है। जो जिब्राल्टर की जल संधि है मोरक्को और स्पेन के बीच में है। सूएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है। सूएज नहर कहाँ पे है? भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। भौतिक विज्ञान से ये प्रश्न है, ठीक है। पारसिक किसकी मापक इकाई है? पारसिक जो है किसकी मापक इकाई बताना है? तारों की सघनता, खगोलीय दूरी, खगोलीय पिंडों की चमक, विशालकाय तारकों की कक्षीय वेग। तो खगोलीय दूरी, देखिए पारसिक जो है दूरी मापने की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी मापने की। लेकिन ये छोटी मोटी दूरी नहीं नापता है, जो ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड घूम रहे हैं उनके बीच की दूरी नापता है, ठीक है। ये लाइट ईयर से भी बड़ा यूनिट है, अभी दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए प्रकाश वर्ष जिसको अंग्रेजी में लाइट ईयर्स भी कहते हैं, और पारसिक दोनों क्या है? खगोलीय दूरी नापने की इकाई है। एक पारसिक में 3 × 10⁻16 मीटर होता है, ठीक है। एक पारसिक में 3 × 10⁻16 मीटर होता है। एक लाइट यानी कि एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 × 10⁻
पावर 15 मीटर एक प्रकाश वर्ष में होता है। एक पारसेक में कितना होता है? 3.262 लाइट ईयर। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है और सबसे बड़ी बात कि इसको याद करना है। एक समुद्री मील किसके बराबर, एक समुद्री मील के बराबर कितना मीटर होता है बताना है। एक समुद्री मील के बराबर कितना मीटर होता है? 1672 मीटर, 2000 मीटर, 1852 मीटर, 2450 मीटर। तो एक समुद्री मील के बराबर जो होता है 1852, यानी कि लगभग 1850 मीटर जो होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉटिकल माइल। क्या कहते हैं? नॉटिकल माइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अंगस्ट्राम कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के। एक अंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? मोल है। पदार्थ की मात्रा किस में नापते हैं? मोल में नापते हैं। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सी? यहाँ पे पहले राशि दिया हुआ है और उसकी इकाई दिया हुआ है। तो तापमान का जो SI यूनिट है केल्विन है, बिल्कुल सही है। तापमान को केल्विन में नापते हैं। दाब को पास्कल में नापते हैं, बिल्कुल दाब को पास्कल में नापते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं। तो तीनों क्या है आपका सही है। वजन को घन मीटर में नापते हैं? नहीं भाई, वजन को घन मीटर में नहीं नापते। वजन को भी, वजन किस में नापते हैं बताइए? वजन क्या है? वजन में वेट है, फोर्स है। क्या है? वजन क्या है? फोर्स है। ठीक है, एक तरह से फोर्स है। mg जो नीचे की तरफ लगता है उसको, इसका मतलब क्या है? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। घन मीटर का क्या है? आयतन है। घन मीटर क्या है? घन मीटर की जो इकाई, घन मीटर नापता है किसको? आयतन को नापता है। यानी किसी वस्तु में जो है कितना मटेरियल आ रहा है वो जो है घन मीटर में नापा जाता है। जैसे मान लीजिए गिलास है, तो इसको जो अगर नापेंगे कितना इसमें पानी आता है तो उसको घन मीटर में नापेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ज्योति तीव्रता के मापन में प्रयुक्त होता है? किसके मापन में? ज्योति तीव्रता के मापन में। एम्पियर, मोल, कैंडला, केल्विन। कैंडला जो है किसको नापता है? ज्योति तीव्रता को नापता है, यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापता है। समय की SI यूनिट क्या है? देखिए हमारा यही तरीका फंडा है कि जो आसान होते हैं थोड़ा उसको जो है एग्जाम की पॉइंट में देता हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ठीक है, और नहीं आता है तो थोड़ा सा उसको आप लोग ध्यान से भी देख लें। तो दोनों हमारा मकसद होता है एग्जाम की पॉइंट में, इसलिए डाल देता हूँ। समय का SI यूनिट क्या है? सेकंड है। संवेग का SI मात्रक क्या है? kg मीटर पर सेकंड। संवेग क्या होता है? मोमेंटम होता है। क्या होता है? मोमेंटम होता है। मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास का क्या हो गया? मास का यूनिट kg हो गया और वेलोसिटी क्या हो गया? मीटर पर सेकंड हो गया। तो वही यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। ऊर्जा को जो है किलोवाट घंटा में मिलाते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका एक इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका एक इकाई है? विभवांतर, विद्युत धारा, शक्ति या ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मैंने ऊर्जा को भी नापते हैं। ठीक है, ये खास तौर से जब इलेक्ट्रिसिटी वाला मामला होता है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। किसमें? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अपेक्षित घनत्व की इकाई नहीं होती है। अपेक्षित घनत्व क्या होता है? देखिए किसी भी वस्तु की डेंसिटी या 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी यहाँ पे जो है कैंसिल हो जाता है, इसलिए जो है डेंसिटी का मात्रक भी कैंसिल हो जाता है, इसलिए जो है यहाँ पे कोई इकाई नहीं होती है। किसकी? अपेक्षित घनत्व की, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी की बात हो रही है। अंतिम जो है टॉपिक अर्थव्यवस्था, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, माल्थुसियन सिद्धांत किससे किससे है? गरीबी से, रोजगार से, रोगों से या जनसंख्या से। तो जो माल्थस का सिद्धांत जिन्होंने दिया है उसका संबंध जो है DNA की जनसंख्या से है। ठीक है, अब देखिए माल्थस की एक पुस्तक आई थी, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। माल्थस की एक पुस्तक आई थी, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। उसी में इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो जनसंख्या की ज्यामितीय अनुपात बढ़ती है वो गुणोत्तर बढ़ती है, यानी कि पहले
जो रेशियो है 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 13 होगा, 64 होगा। यानी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है। इस रेशियो में 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 अपने का दुगुना कर ले जाती है। लेकिन जो खाद्य बढ़ता है, खाद्य जो हम लोग का भोजन है वो बढ़ता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि गणितीय अनुपात में बढ़ता है, और ये जनसंख्या गुणोत्तर अनुपात में बढ़ता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा था, आगाह किया था विश्व को कि आप लोग जो जनसंख्या को क्या करिए, कंट्रोल करिए, ठीक है। किसमें? अपनी इस पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन बुक की सहायता से, बहुत ही फेमस बुक है। आगे बढ़ते हैं, 27 पे आते हैं। टफन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नजरअंदाज करता है? टफन का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किस पर आधारित आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नजरअंदाज करता है? निवेश, बचत, आय वितरण या उपयोग। तो जो टफन का सिद्धांत है वो आय वितरण क्या करता है? नजरअंदाज करता है, ठीक है। देखिए इनका कहना था कि ऐसी आर्थिक नीति लेके आइए जो अमीरों को क्या करिए बहुत ही फायदा पहुंचाए। जब अमीरों को फायदा होगा तो साथ में गरीबों को भी फायदा होगा, गरीबों को भी रोजगार मिलेगा, इनका कहना यह था। लेकिन बाद में देखा यह गया कि गरीब जो है और गरीब होता गया और अमीर जो है और अमीर होते गए, ये देखने को मिला, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आय वितरण में टफन का जो सिद्धांत है वो फ्लॉप मार गया, ठीक है। फिर से एक बार इन्होंने जो है कहा कि पूंजीवादी हैं या जो अमीर लोग हैं उनके हिसाब से जो है आर्थिक नीति को बनाइए, सरकार से कहा। लेकिन गरीब को भी फायदा होगा और पूंजीपति को भी फायदा होगा, लेकिन उसका हुआ उल्टा। दोनों का डिफरेंस यानी कि जो आर्थिक डिफरेंस है बढ़ गया, अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। तो आय वितरण पर जो है इनका जो है ज़्यादा नजरअंदाज किया है इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 28 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? यदि अधिक घाटा होगा तो लोग बचत करना ज़्यादा चालू कर देंगे। अमर्त्य सेन ने, एस्टेर डुफ्लो ने, डेविड रिकार्डो ने, एडम स्मिथ ने। डेविड रिकार्डो ने कहा कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग जो है अधिक बचत करना शुरू कर देते हैं, अधिक बचत करते हैं। लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जो लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया? मार्शल क्लार्क, शुम्पीटर या जॉन रॉबिन्सन। उत्तर जाएगा सीएन की शुम्पीटर साहब ने। देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है कि अगर लाभ ज़्यादा कमाना है तो आपको नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट अच्छा करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, नए तरीके के उत्पाद बनाने पड़ेंगे, तब जाके आप जो है इस सिद्धांत का मतलब मुख्य मकसद यही था, आप जो है अधिक से अधिक फायदा अपने व्यापार में पा सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार नवप्रवर्तन व्यापार चक्र का मूल कारण था। नवप्रवर्तन व्यापार चक्र का मूल कारण था। लाभ उत्पादन की प्रक्रिया में अर्थात नवप्रवर्तन के कारण होता है। देखिए अर्थशास्त्र में नवप्रवर्तन आविष्कारों जैसे उत्पादन की नई तकनीकी, यानी कि आप नई तकनीकी लेके आइए, संगठन विधियां लेके आइए, नए उत्पाद लेके आइए, आदि व्यापारिक या वाणिज्यिक प्रयोग करिए, तब जाके जो है आप उसमें सफल हो पाएंगे। तो ये नवप्रवर्तन सिद्धांत था शुम्पीटर साहब का। प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं। कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? ठीक है, यानी कि अगर बुरे पैसे का संचरण होगा, बुरा पैसा मार्केट में चलेगी तो अच्छा पैसा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ये कौन कहते हैं? वागनर्स का नियम कहता है, ग्रीम का नियम कहता है, ग्रेसम का नियम कहता है, केन का नियम कहता है। तो ये ग्रेसम का नियम कहता है, ठीक है। ग्रेसम साहब क्या थे? महाराणा रानी एलिजाबेथ क्या थे? एक आर्थिक सलाहकार थे। कब? 1533 से लेके एलिजाबेथ का शासनकाल था 1603 के बीच में। इसके बीच में जो है सर थॉमस ग्रेसम क्या थे? एक आर्थिक सलाहकार थे, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसी बात को कहा कि अगर बुरा पैसा का संचरण मार्केट में हो रहा है तो अच्छा पैसा बाहर हो जाएगा। गलत तरीके से पैसा आ रहा है तो लोग जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, अच्छे तरीके पे कम ध्यान देंगे। तो इन्होंने जो है ये अपना सुझाव इसमें दिया था। तो आज का सेशन हमारा क्या होता है, यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी होगी, हमें इतना विश्वास है। कृपया करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।